दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक कहावत सुनी है ना आपने, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसे फैसले से मुझे राहुल गांधी जी ने एक फैसला लिया है, उससे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो कहावत है ना, ये उनके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का फैसला लेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह के फैसले लेते हैं मोदी जी। और वो मोदी जी के पैटर्न पे चल के ना आज उन्होंने जो फैसला लिया है, उससे मुझे लग रहा है कि मोदी जी का स्थान वो लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी जितने पावरफुल बीजेपी के अंदर है, उतने राहुल गांधी जी की कांग्रेस के अंदर नहीं चलती। इसलिए अब उनका ये जो फैसला है, ये चौंकाने वाला फैसला है। जैसे कि अक्सर मोदी जी के फैसले चौंकाने वाले रहे हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती थी उनके फैसलों की। जैसे 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले मार्गदर्शक मंडल बनाया और ये अपने आडवाणी जी और जितने पुराने नेता थे उनको खुदे लाइन लगाया। उसके बाद जो राष्ट्रपति जी का चुनाव था, उसमें जो उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जी थे, किसी को भी नहीं पता था कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं और मोदी जी ने उनके नाम की घोषणा की। उसके बाद जो और कई स्टेट्स के अंदर जो चुनाव हुए हैं, उनके अंदर मुख्यमंत्रियों के नाम की घोषणा हो, या फिर हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके नाम की भी किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। लेकिन मोदी जी ने सफलतापूर्वक ये चुनाव किए और वो अपने हर उसमें कामयाब हुए। और उन्हीं के पैटर्न को देखते हुए शायद राहुल गांधी जी आजकल ये सोच रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता कम होने लग रही है और उनका ग्राफ बढ़ने लग रहा है, तो वो क्यों ना मोदी जी की तरह ही फैसले लेके ना लोगों को चौंकाए और लोगों को दिखाए कि उनकी जो काबिलियत है वो किसी भी तरह से मोदी जी से कम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि वो राहुल गांधी जी हैं वो अपने इस चुनाव में सफल होंगे, या फिर वो इसी तरह मोदी जी की चल के ना अपनी जो क्रेडिबिलिटी है या फिर अपनी जो लोकप्रियता वो इतनी हासिल कर पाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों राज्यसभा के उम्मीदवार की। हरियाणा के अंदर 2 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव होने हैं, क्योंकि उसमें किरण चौधरी जी और रामचंद्र जांगड़ा जी है वो सेवानिवृत्त होने लग रहे हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो उनकी जगह उम्मीदवार उनकी जगह एक-एक सीट है जो एक कांग्रेस की खाते में आ जाएगी और एक बीजेपी के खाते में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक राज्यसभा के उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोटों की ज़रूरत पड़ती है और इस टाइम बीजेपी के पास 48 हैं तो कांग्रेस के पास है 37। तो अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसी चीज़ को देखते हुए राहुल गांधी जी ने जो उम्मीदवार बनाया है वो करमबीर बोध नाम का एक कोई कार्यकर्ता है, जिसका कभी पहले नाम नहीं सुना था, न कभी लाइमलाइट में था, न वो फेमस शेयर है, न ही उनका मीडिया में कभी कोई नाम आया था। लेकिन अचानक से करमबीर बोध का नाम उन्होंने जो सुझाया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मोदी जी वाली चाल ही उन्होंने चली है और ये एकदम से चौंकाया। जबकि हरियाणा के अंदर स्थिति है वो दूसरी है और हरियाणा के अंदर राज्यसभा की सदस्यता के लिए हर आदमी अपनी अपनी गोटियां फिट करने लग रहा था। भूपेंद्र हुड्डा जी की तो बात ही छोड़िए। जो भूपेंद्र हुड्डा जी की सॉरी दोस्तों अभी तबीयत ठीक नहीं है। तो भूपेंद्र हुड्डा जी की तो बात छोड़िए, जो भूपेंद्र हुड्डा जी के विरोधी उम्मीदवार थे वो भी अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलवाना चाह रहे थे और कुछ तो खुद भी उस राज्यसभा की सीट के लिए प्रयत्न करने लग रहे थे। लेकिन उनमें से किसी के भी न तो उनके खुद का चुनाव किया। जैसे कुमारी शैलजा जी थी, वो चाह रही थी कि उनके किसी आदमी को टिकट मिले। उधर अशोक तंवर जी थे, वो तो खुद चाह रहे थे कि शायद उनको टिकट मिल जाए। या फिर कैप्टन अजय यादव जी हैं या फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, या फिर और जो दूसरे नेता रणदीप सुरजेवाला जी और हैं, वो चाह रहे थे कि उनके आदमियों को टिकट मिले। और भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो इस मामले में काफ़ी एक तरह से जिद भी की कि पहले तो उन्होंने उनको दान सिंह जी का नाम आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने राज बब्बर का नाम आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट में तो यह उदय भान पुनिया जी, उनके लिए तो जिद की, लेकिन राहुल गांधी जी ने अब की बार नहीं सुनी और मोदी जी के और मोदी जी के पैटर्न पर चलते हुए उन्होंने ठीक उसी तरह का फैसला लिया और करमबीर बोध को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। लेकिन अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या करमबीर बोध राज्यसभा का चुनाव जीत पाएंगे? मुझे मुझे नहीं लगता कि वो राज्यसभा का चुनाव जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि टेक्निकली रूप से देखा जाए तो 37 सीटें हैं कांग्रेस के पास और
किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन उम्मीदवार को, राज्यसभा के उम्मीदवार को जिताने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो सीएलपी लीडर यानी भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर और प्रदेश अध्यक्ष यानी राव नरेंद्र जी के ऊपर जिम्मेदारी है उसकी। और राव नरेंद्र जी हालांकि कहते तो ये हैं कि मुझे राहुल गांधी जी ने अपॉइंट किया है और मैं डायरेक्ट उनके दिशा निर्देश लेता हूँ, लेकिन सभी जानते हैं कि राव नरेंद्र जी हैं वो भूपेंद्र हुड्डा जी के सामने सरेंडर कर चुके हैं, और अब जो मेन जो जिम्मेदारी है वो भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर है। और अगर राज्यसभा के सदस्य करमबीर बोस जी जीत जाते हैं तो उसका क्रेडिट नो डाउट सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा जी को दिया जाएगा। और भूपेंद्र हुड्डा जी का विरोधी दल है ये कैसे चाहेगा कि भूपेंद्र हुड्डा जी के पार्टी हाईकमान की नज़रों में पॉइंट बने। और अब आगे आने वाले टाइम में जो भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी विरासत है वो दीपेंद्र हुड्डा जी को सौंपना चाह रहे हैं, तो अगर कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है तो दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी आगे आने वाला जो रास्ता है वो आसान रहेगा। और जो विरोधी गुट है उस विरोधी गुट के लिए ये किसी भी सूरत में ये उसके लिए ठीक नहीं रहेगा कि वो दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए रास्ता आगे क्लियर कर दें। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी राजनीति है और वो खुद अपना भूपेंद्र हुड्डा जी को सुपरसीड करके न वो अपना खुद का वर्चस्व चाहते हैं, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा जी को क्रेडिबिलिटी मिले या दीपेंद्र हुड्डा जी को आने वाले टाइम में ज़्यादा वेटेज मिले। इसलिए जैसा कि पहले भी 2 बार हो चुका है, केंद्र से 2 बार राज्यसभा के सदस्य आ चुके हैं और दोनों बार ही कांग्रेस की फूट के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा है। और अब की बार भी निश्चित रूप से कांग्रेस के ये जो कर्मवीर बोध है उनको आपसी फूट के कारण हार का सामना करना ही करना पड़ेगा, ये मेरा अपना अंदाज़ा है। और अगर वो हार जाते हैं तो निश्चित रूप से इसमें भूपेंद्र हुड्डा जी की राजनीति और जो दीपेंद्र हुड्डा जी की राजनीति है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विरोधी गुट के जितने भी नेता हैं, चाहे वो कैप्टन अजय यादव हों, रणदीप सुरजेवाला जी हों, चाहे वीरेंद्र सिंह जी हों, ब्रजेंद्र सिंह जी हों, या फिर कुमारी शैलजा जी हों, अशोक तंवर जी, वो कुल मिला के मिल के भी उनकी इतना वजूद नहीं है कि वो भूपेंद्र हुड्डा जी का मुकाबला कर सकें। लेकिन फिर भी कहने में ये तो हो ही जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा जी जब केंद्र के राहुल गांधी जी के या कांग्रेस हाईकमान के आदमी को जिता ही नहीं सकते, तो क्यों उनकी इतनी ज़्यादा वेटेज दी जा रही है। तो जो भूपेंद्र हुड्डा का विरोधी गुट है उसमें अपर हैंड तो उसमें होगा ही होगा, लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेस होगा ये मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात भी करें दोस्तों, तो आंकड़े भी मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में हैं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के लिए चाहिए 31 सीट, 31 वोट चाहिए, और जो इसमें 37 में से भूपेंद्र हुड्डा जी के जो खास आदमी यानी उनके वफादार हैं वो हैं 27, यानी 4 की कमी पड़ती है। और जो बाकी 10 हैं वो बाकी 10 उनको हराने का पूरा प्रयास करेंगे। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का एक उम्मीदवार जो उन्होंने संजय भाटिया जी को जो पानीपत से हैं उनको डिक्लेयर किया, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि संजय भाटिया जी राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे। रही बात दूसरे उम्मीदवार की, तो बीजेपी ये भी चाहेगी कि उनका दूसरा भी उम्मीदवार बने। और वो कुछ सुनने में ऐसा आ रहा है कि शायद कोई ऐसे उद्योगपति हैं जो पहले कांग्रेस में भी थे, इनेलो के भी नज़दीक हैं, और बीजेपी भी अब उनको बढ़ावा देने लग रही है। और अगर उनको उम्मीदवार बनाती है तो कम से कम 10 वोट तो ये कांग्रेस के जो बगावती हैं, जो भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी हैं ये, और 48 सीट वैसे 31 तो संजय जी के लिए, और बाकी बची 17 बीजेपी की, और 10 ये कांग्रेस की 27, और 4 वोट का ही तो उन्होंने अरेंजमेंट करना है। और मेरे हिसाब से तो अगर वो उद्योगपति आते हैं, उम्मीदवार होते हैं, आजकल में कहीं पता चल जाएगा उसका, तो वो उम्मीदवार अगर होते हैं तो मुझे यकीन है कि 4 वोट और ले जाएंगे। और दूसरी जो सीट है राज्यसभा की वो भी बीजेपी के पास के खाते में जाने की पूरी पूरी संभावना। हालांकि कुछ ऐसा लग रहा है कि वो शायद आज़ाद उम्मीदवार के रूप में उतारेगी, लेकिन उनका समर्थन तो मिल ही जाएगा राज्यसभा की, उसमें राज्यसभा में उनका समर्थन मिलेगा। और कांग्रेस अगर इस सीट लूज़ कर जाती है तो निश्चित रूप से ये भविष्य की आने वाली राजनीति में कांग्रेस के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। तो अब देखना ये है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ऐसी स्थिति में कैसे करमबीर बोध को जितवा पाते हैं, या फिर वो फूट का शिकार होते हैं, या वो दूसरी राजनीति का शिकार होते हैं, या बीजेपी उनके ऊपर हावी पड़ती है, या फिर उनका इतना वो वजूद है कि वो इतने कांग्रेस को साथ लेके चलें और जो विरोधी गुट है उनको भी साथ लेके चलें और करमबीर बोध को जिताएं। ये आने वाले टाइम में बहुत ही रोचक होगा, ये देखने वाली बात है दोस्तों। हालांकि ये मेरा अपना विश्लेषण है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो अनुभव है थोड़ा बहुत उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि परिस्थितियाँ ऐसी ही होंगी, और कांग्रेस इस सीट को लूज़ कर जाएगी। दोनों की दोनों जो
राज्यसभा की सीट है वो बीजेपी ले जाएगी, संजय भाटिया जी, और दूसरा जिसको आज़ाद उतारे या पार्टी से उतारे वो भी संभावना पूरी पूरी है कि बीजेपी ले जाएगी। बाकी जैसे बहुत जल्दी पता चल जाएगा, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है दोस्तों। तो अभी सॉरी, थोड़ा सेहत मेरी ठीक हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक ऐसा था, करंट टॉपिक था जिस पे वीडियो बनानी ज़रूरी थी, तो इसलिए ये विश्लेषण मैंने दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण सही नहीं है तो भी आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का विश्लेषण मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।